इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? केमिस्ट्री in which we study about production of chemical compounds that do not require a carbon hydrogen bond, reactions and properties. तो वो केमिस्ट्री जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन के अबाउट जो है वो उनके बॉन्ड्स के उनके दरमियान इंट्रैक्शन ना पड़े और उसके अलावा जो डिस्कशन है केमिकल्स की वो डिस्कस करें. सो ऐसी केमिस्ट्री कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं. about study about the elements of compound except hydrogen and their derivative is called inorganic chemistry, जिसमें हम हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस ना करें और उसके अलावा एटम्स के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर एंड देन इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग वगैरह की डिस्कशन करें. तो वो आपके पास ये सब कुछ हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. स्टार्ट लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से. एटम आपके पास कंसिस्ट होता है, जो आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम के अंदर आप हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलके हमारा न्यूक्लियस बनता है और ये इसका मोर वेट होता है. और इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो न्यूक्लियस के राउंड अबाउट रोटेट करता है. केमिकल रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स. केमिकल रिएक्शंस जितने भी है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एक्चुअल में, तो उसको आप केमिकल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन से आगे आपका बहुत कंसर्न होगा, तो इसलिए जो है वो पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है. इलेक्ट्रॉन एक लाइटर पार्टिकल है एंड दी लाइटेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट in the universe is electron, which is 1836 times lighter than प्रोटॉन. यानी कि अगर आप प्रोटॉन के मास को डिवाइड करवा दें 1836 से, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आता है. और इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इतना लाइटर होता है. इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एटम विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन आपके पास एक एटम का पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करता है. वेरी स्मॉल पार्टिकल, मैटर पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी बिफोर 1980. क्लासिकल थ्योरी में 1980 से पहले इलेक्ट्रॉन जो है नॉट कंसीडर एज अ मैटर पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता था एज अ मैटर पार्टिकल. मैटर पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी बिफोर 1980. 1980 से पहले जो आपके पास क्लासिकल थ्योरीज थी उसमें इलेक्ट्रॉन को मैटर पार्टिकल ही कहा जाता था और यही समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉन एक मैटर की तरह न्यूक्लियस के राउंड अबाउट रोटेट करता है. 18 के बाद जो है वो आपके पास कुछ नई थ्योरीज आई जिसमें इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से मूव कराया गया और हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आए. सो नाउ कंसीडर एज अ मैटर पार्टिकल अकॉर्डिंग टू not considered as a matter particle according to quantum theory after 1980. 1980 के बाद इसको जस्ट मैटर पार्टिकल के अलावा एनर्जी पार्टिकल और वेव नेचर रखने वाला पार्टिकल भी जो है कंसिडर किया गया जब आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट आए. वेरी फास्ट स्पीड कैन अचीव, इट कैन ओनली वन इन द नेचर. नेचर में एक ये अकेला ही है जिसको सबसे ज़्यादा हाई स्पीड से मूव कराया जा सकता है और अब तक कराया गया है. डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने ये हाइपोथेसिस दिया कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर रख सकता है 1924 में, और उसने इस नेचर को इस तरह डिफ़ाइन किया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक वेव. ये कंक्लूजन जो है वो डी ब्रोगली ने तो नहीं दी थी. डी ब्रोगली ने जैसे एक थ्योरी दी थी कि वेव नेचर रखता है इलेक्ट्रॉन,
वो इस तरह एट द टाइम ऑफ द डी ब्रोगली इट इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। डी ब्रोगली का ये हाइपोथेसिस था कि नेचर सिमेट्री पे एग्जिस्ट करता है, डिपेंड करता है। नेचर में सिमेट्री है। सिमेट्री का मीनिंग ये है कि अगर आप एक एटम को तोड़ के एक मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम बना सकते हैं, तो बहुत सारे एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। यानी क्या पोजीशन है, अगर एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ बना सकते हैं, दूसरी चीज़ से पहले वाली चीज़ भी बना सकते हैं। सो इसी तरह ये उसके पास ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी आइंस्टाइन के टाइम से कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। तो डी ब्रोगली ने इसी एक्सपेरिमेंट को और इसी बात को सामने रखते हुए ये बात कही, ये हाइपोथेसिस दी, ये अपना ख्याल पेश किया कि पार्टिकल जो है वो भी वेव नेचर रखता होगा। और पार्टिकल वेव नेचर रखता होगा, इस बात पे उसे इतना यकीन था कि उसने उसका फार्मूला भी ड्राइव करके दे दिया। फार्मूला उसने कैसे ड्राइव किया, दोनों इक्वेशंस यूज़ की, एक प्लांक्स की और एक आइंस्टाइन की। सो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल्स टू mc² एंड प्लांक्स की इक्वेशन इज इक्वल्स टू h। दोनों को अगर आप रखें इक्वल, जिसके अंदर E एनर्जी है, c स्पीड ऑफ लाइट है, मास m मास है, न्यू जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है एंड h प्लांक कांस्टेंट है। इन दोनों को कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आता है, mc² इक्वल्स टू h। एक c अगर हम इधर डिवाइड में ले जाएं तो ये आ जाता है mc इक्वल्स टू h डिवाइड बाई c। m और c मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वेलोसिटी क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मोमेंटम के। मोमेंटम इज इक्वल्स टू mc। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या आ गया, h न्यू बाई c। h न्यू बाई c को अगर आप लैम्डा में कन्वर्ट करने जाते हैं तो ये ज़रा साइड पे देखिएगा कि हमारे पास ये एक रिलेशन होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इस वेलोसिटी को आप स्पीड ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू एंड 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन c। तो जहाँ पे न्यू अपॉन c लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर लैम्डा लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, h ओवर लैम्डा। और लैम्डा लिखना चाहते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर p आ जाता है एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर mc। तो ये उसने डी ब्रोगली ने एक फार्मूला दे दिया आपको वेवलेंथ का, जिसमें वेवलेंथ इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द मास। जितना मास बड़ा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लाइटर पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो सकती है। डेविसन एंड जर्मल डी ब्रोगली के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने डी ब्रोगली के बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन को फास्ट मूव कराया, एक पूरा चैम्बर से उन्होंने बनाया था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाई और ये ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन पर स्पॉट देता है, इलेक्ट्रॉन को आज तक देखा नहीं गया है, बहरहाल उसको उसके इफ़ेक्ट देखे गए। तो फास्ट मूव इलेक्ट्रॉन गन से जो फायर किए गए, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में फायर किया जा रहा था, बट उसकी जो इफ़ेक्ट्स आए वो यहाँ पे भी आए और यहाँ पे भी आए, यानी कि उसे यहाँ पे एक गहरा स्पॉट बनाना चाहिए था, लेकिन उसने इधर भी जो है आपको इफ़ेक्ट दिया और इधर भी इफ़ेक्ट दिया स्क्रीन पर। सो इससे ये बात प्रूव हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, और वो इफ़ेक्ट जो था स्क्रीन पर, जो इफ़ेक्ट थे वो इस तरह फ्रिंजेस थे, ब्राइट और लार्ज डार्क फ्रिंजेस, जिस तरह इस लाइट की वेव जिस तरह जो है स्क्रीन पर आती हैं फ्रिंजेस के तौर पे। फ्रिंजेस क्या होती हैं, एक आपके पास लाइटर एरिया होता है और एक डार्क एरिया होता है। जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ ये डार्क एरिया और बीच में लाइटर एरिया। तो इस तरह की फ्रिंजेस मिली हमें जस्ट इलेक्ट्रॉन को फायर करने से। और यही जो हम लाइट को फायर करते थे, लाइट को स्प्लिट को फॉल करते थे स्क्रीन के ऊपर, तब भी वही शेप मिलता था, और जब इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन के ऊपर फेंका गया तब भी वही शेप मिला। तो इससे डी ब्रोगली का वो हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली के जाने के बाद ये प्रूव हो गया कि मैटर पार्टिकल वेव बिहेवियर रख सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल वेव अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ये एक वेव है और वेव के पास ये नोड कहलाता है, ये एंटी नोड कहलाता है। ये क्लॉकवाइज अगर एक बॉडी जा रही है तो ये इस तरह से आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लैम्डा दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान या नोड्स के दरमियान इसको कहते हैं क्रस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। ये जो क्रस्ट है, नोड और एंटी नोड जब बनते हैं जब आपके पास ये इस तरह होता है कुछ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो ये एंटी नोड कहलाता है और ये नोड्स कहलाते हैं।
जब आपके पास एक इंटरफेरेंस हो रहा हो। इस केस में, नॉर्मल केस में, यहाँ पे क्रस्ट होती है और यहाँ पे ट्रफ होती है। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ग्राउंड पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो हाइट होती है वेव की, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपके पास वेवलेंथ है। यहाँ से यहाँ तक भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक वेव होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ़ वेव पर सेकेंड। एक सेकंड में जितनी वेव्स बनती हैं, एक वेव बनेगी तो एक फ्रीक्वेंसी होगी, 1000 वेव बनेंगी तो 1000 फ्रीक्वेंसी होगी। वेरी स्मॉल पार्टिकल, सो इट विल हैव मोर फास्ट व्हेन पासिस थ्रू नोट देन कवर इनटू एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको मोशन बताया गया। अच्छा, एनर्जी इन एन एटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी because of electron which move around the nucleus. It is fast moving particle. Nucleus not take part in the energy. Energy is equals to h nu Planck's के अकॉर्डिंग। और ये फार्मूले हम ऊपर भी लिख चुके हैं। और यहाँ पे आप न्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा पुट कर दें तो एनर्जी जो है वो इन्वर्स रिलेटेड आ जाती है किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। अच्छा, कुछ और चीज़ें अगर देखें कि अगर एक वेव बन रही है तो उसमें एनर्जी क्या क्या होगी, तो ये ज़रा देखें। जब एक पार्टिकल रेस्ट में है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ज़ीरो हैं। जब वो यहाँ से एक्सलेट करके ऊपर जा रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि वो हाइट हाइट गेन कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है जो उसको स्टार्ट में दी गई होगी, किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरह से दी जा सकती है। देन जब ये मैक्सिमम पोजीशन पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पे करेगी इस वर्क को कि यहाँ से यहाँ तक ये पार्टिकल जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज़ करती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई थी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। एंड फाइनली इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। एंड देन ये काइनेटिक एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएगी। एंड देन यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड देन इस तरह से फाइनली जाके अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। सो ये एक एनर्जी का रिलेशन है कि वेव के अंदर किस तरह से होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। और इन सब केसेस अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस की पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है कुछ केसेस में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।